तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। मैं आप सभी लोगों के सामने आ गया हूं इंडिया का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस लेकर, और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि जब आपका सेशन शुरू होता है तो आपको नहीं पता रहता कि आगे क्या क्या खास होने वाला है, लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी आगे होगा वो जबरदस्त होगा, गजब का होने वाला है। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस फ्री बैच में, जिसका टाइटल है अब की बार एनटीपीसी पार, और ये हम करवा कर रहेंगे। इसी दौरान आप लोगों की जीके की क्लास हुई, साइंस की क्लास हुई। 8 बजे जीके होती है, 9 बजे साइंस होती है, 11 बजे मेरी होती है, 12 बजे रीजनिंग होती है। और सिलेक्शन के लिए हमें चुने आप, और फिर सिलेक्शन का वादा हम आपसे करते हैं। और मैं आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन हमेशा देता हूं कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। अगर आपके अंदर कोई संकल्प ही नहीं है, अगर आपका कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो आप शुरू भी नहीं कर सकते तैयारी। और अगर अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप शुरू भी कर देते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शुरुआत तो होती है लेकिन वो कभी खत्म नहीं कर पाते हैं, ना ही उनका सिलेक्शन हो पाता है। ये रियलिटी है। आप में से कई बच्चे इस रियलिटी से वाकिफ होंगे और कई बच्चे नहीं होंगे। तो वो स्टूडेंट नए होते हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं है कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है पढ़ाई के दौरान। और जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। सक्सेस खुद ढूंढते हुए उन्हें आती है कि चल तुझे नौकरी देती हूं, क्योंकि आपने मेहनत की है। आप अपनी मेहनत को वैल्यू करो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें करा रहा हूं। मैं पूरा डेली सिलेबस आपके सामने रखता हूं। साथ के साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है, जहां पर मेरा मैथ फाउंडेशन बैच, आरआरबी बैच, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, जितने भी बैचेस हैं, उन सबका ऑफर जो है वो 25 तारीख को एंड होने वाला है। 25 तारीख रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। जो भी हमारी स्पेशल प्राइस चल रही हैं, 25 सितंबर रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। तो जितने भी बच्चों को बैच लेना है वो ले लेना। फिर उसके बाद जो प्राइस है वो नॉर्मल आ जाएंगी। अभी हमने डिस्काउंटेड प्राइस दी हुई है आपको। जैसे कि मैथ फाउंडेशन बैच 599 का है, अभी 799 का हो जाएगा। ऑफर केवल कब तक है? 25 तारीख, 25 सितंबर तक ये ऑफर है ओनली। ठीक है ना। तो जो बच्चा फायदा उठाना चाहता है उठा लेना। जिनको पूरा बैच पढ़ना है वो आरआरबी ले लेना। जिनको बेसिक से अच्छे से कवर करना है, जिनको प्रैक्टिस करनी है, आरआरबी में क्या क्या है, जो बच्चे पूछते हैं ना, तो मैंने अभी आप लोगों के लिए पूरा नया सेटअप किया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके और जनरल अवेयरनेस, एटीएम बैच, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट, मैथ बूस्टर और कंप्यूटर, और 1 साल की वैलिडिटी, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस, पीडीएफ और ई बुक और मॉक टेस्ट। ये सब इसके अंदर आपको मिलता है। तो कंप्लीट ये पैकेज है। आप सभी लोगों की प्यारे से एप्लीकेशन, प्यारे से परिवार पर ये मिलेगा। आप लोग कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और बेहतरीन ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठा सकते हैं, जो अभी करंटली रनिंग में ऑफर। तो ये 25 तारीख को प्राइस बढ़ेगी इसकी, क्या ना। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आपको जुड़ना है। कोर्सेज के लिए ये है, और टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेशन अलग है अपनी। ठीक है। अपनी यूट्यूब की जो फ्री क्लास है उसका टाइम टेबल होता है कितना? 8 बजे जीके की क्लास, 9 बजे साइंस की, 11 बजे मैथ्स की, और 12 बजे आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास होती है एनटीपीसी के लिए। और डेली 11 बजे मैं आपको इस प्लान के साथ पढ़ा रहा हूं। ये प्लान मैं डेली आपको बताऊंगा, जिससे कि आप कमिटमेंट के साथ जुड़े रहें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। गुरुवार को मैं टॉपिक शुरू करूंगा नंबर सिस्टम, और दूसरा टॉपिक आप लोग डिसाइड कर लेना। जो भी आप लोग डिसाइड करोगे इनमें से मैं वो टॉपिक ले लूंगा। ठीक है। तो ये मेरा है, और आप टेंशन बिल्कुल मत लो। तैयारी शुरू है तो जोरदार ही रहेगी तैयारी। ठीक है ना। चलो ठीक है। आपके लिए ये जो बुक है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए बुक चाहते हैं तो ये ऑफर प्राइस मैंने बना दी है बुक की। ऑफर प्राइस में आपको ये बुक मिल रही है फ्लिपकार्ट पर। आप इसको रेलवे मैथ्स बुक बाय साहिल सर लिख सकते हैं, आमना पब्लिकेशन रेलवे मैथ्स बुक लिख सकते हैं। ये बुक अभी अपडेटेड करवा दी गई है ना। ये अपडेटेड किताब है, और तो इसको आप ले लेना, नई किताब है। ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। आइएगा शुरू करते हैं 6वें क्वेश्चन से। समय शुरू करूं? मैं जैसे बोलूंगा वैसे करोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो, क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। उससे पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको टाइम देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं आपको केवल 30 सेकंड दे रहा हूं।
टाइम सब होने वाला है। आ जाओ सब लोग, आ जाओ भाई, तरीके से आ जाओ, ठीक है। हाँ आओ, हाँ आइए। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC का जो आधार है वो BC है और D पर इस प्रकार विभाजित है कि जो BD है ना वो DC का आधा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या भाई? आया हुआ है, आएगा क्या? आता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को समझ में आया कि भाई एक त्रिभुज बना दो सबसे पहले, तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया। समझ में आ रही है बात? हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया आप लोगों के लिए। त्रिभुज ABC का आधार BC है, तो ये A यहाँ होगा, B और C यहाँ होगा। भाई एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा जैसे कोई भी बच्चा जिसको आता भी नहीं हो ना, भाई क्वेश्चन के हिसाब से करना है। आधार BC है, बस ठीक है। D इस प्रकार विभाजित करता है कि BD बराबर DC हो जाए। तो D इस प्रकार विभाजित करता है कि BD बराबर DC हो जाए, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाए, ऐसे विभाजित करता है। कोई D पॉइंट है, आधार को विभाजित करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है? मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक ट्राइंगल बोल रहा है ADC बनाओ, ट्राइंगल बना दिया ADC है। जब कभी भी किसी सामने वाली भुजा के शीर्ष से इस वाली भुजा के सामने वाले शीर्ष से कोई भुजा डाली जाए और उसको वो दो बराबर भागों में बांट रही हो, तो ध्यान रहे उनका जो क्षेत्रफल होता है, कोई भुजा सामने वाले आधार को बेस को किसी भी अनुपात में, ऐसा नहीं है बराबर अनुपात में, किसी भी अनुपात में विभाजित करे, किसी भी अनुपात में विभाजित करे, तो क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होगा। क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होगा। यानी कि अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर ये 1:1 है, यहाँ मैंने किसी भी अनुपात में लिखा है, तो सर यहाँ बराबर है, तो यहाँ इनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का एरिया कितना है? तो ABC तो पूरा वाला है, तो पूरा एरिया कितना? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। ध्यान दें, इस गलत फहमी में ना रहें, ध्यान दें, इस गलत फहमी में ना रहें कि अनुपात के स्क्वायर के बराबर कर दोगे ना। कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट अलग है। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम वाला है। वो कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम वाला है जहां त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जहां पर त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं वहां पर वर्ग के समानुपाती होता है। यहां पर केवल आधार को बांटा जा रहा है, तो जिस अनुपात में आधार बटेगा उसी अनुपात में क्षेत्रफल बटेगा, खेल खत्म। मजा आ गया क्या? क्लियर है? ओ माफी चाहता हूं। अच्छा, BD जो है वो DC का आधा है यार। कोई बात नहीं, आंसर ये नहीं होगा। आंसर BD है DC का आधा, कोई बात नहीं। BD DC का आधा है, यानी कि ये 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लो बेटा, मैं सब समझा दूंगा।
तो अगर 1:2 है तो इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 होगा और ये 1 होगा। तो किसी भी अनुपात में बांटे, हमें क्या दिक्कत है। तो सर कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ABC का क्षेत्रफल आपका 3 हो जाएगा और ADC का आपका 2 हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ADC के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 3/2, है ना। वो मैंने गलत पढ़ लिया था, लेकिन कोई टेंशन मत लेना आप लोग, है ना। बाकी हमने 1:1 से भी सॉल्व कर लिया और यहां DC का आधा बोला गया है तो DC का आधा लेना है, तो 3/2 आ गया आंसर, डी आंसर आ जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, पहले ये बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ मेरे भाई, जैसे कई बच्चों को अपने फॉर्म को लेकर डाउट है, बेटा वो नीचे आप कमेंट कर दिया करो, और लास्ट में जब मैं वीडियो खत्म करूंगा ना, तब मैं 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। लेकिन है ना, अभी क्लास के बीच में है ना, क्वेश्चन समझो पहले आप, है ना। हाँ अब मैंने समझा दिया, ये चीज कल क्लियर हो गई। अच्छा ये ध्यान दे वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि वर्ग नहीं करना है। वर्ग कब होता है बताओ? वर्ग कब होता है? वर्ग तब होता है जब समरूप होते हैं। वो कहां लगता है? वो थेल्स थ्योरम में लगता है, वो थेल्स थ्योरम में लगता है। यहां लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहां तो आधार बांट रहे हो। सर एक आधा एग्जांपल और हो जाए? बिल्कुल हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन डाला है तो इस बार तो ये भी डालेगा, गारंटी वाली बात कर रहा हूं। ऐसी चीजें करा दूंगा कि दुनिया में कोई नहीं कराएगा आपको, ये ध्यान रखना आप। ये लो, और ये टंके की चोट पे बोली जाती है बातें, ऐसे थोड़ी बोल देता है कोई टीचर। A, B, C और ये D, ये हो गया भैया 3:2 में बांटा है मैंने बांटा है, ये लो। और मैंने ये कहा कि मैंने इस वाले ट्राइंगल को ऐसे बांट दिया, ये भुजा मैंने मान ली E, और ये हो जाएगा भैया 2:3 फिर से 3। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मुझे बताओ ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा? ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा? अब बुद्धि लगाने वाली बात है और आपसे लगवाऊंगा भी मैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ प्रीति वो ठीक कर दिया बेटा, है ना। करो आप, दिमाग लगाओ, आप गलत करो चाहे भाई, आप गलती तो करोगे, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो आप। हाँ तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि सर कैसे करोगे यार, बताओ ना। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास तो एक ही जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है? कि भाई साहब अगर मान लो ये A ने इस पे डाला तो पहले ये टूटा होगा, किस अनुपात में? ये 2 अनुपात में टूटा होगा, ये 3 अनुपात में टूटा होगा, और फिर ये 3 अनुपात है तो किस अनुपात में टूटा होगा? 2:3 में। तो यानी कि 5 अनुपात बराबर अगर 3 इकाई है, 1 अनुपात बराबर अगर 3/5 इकाई है, तो हमारा जो ये वाला एरिया है ADE, ये 3 अनुपात ही तो है। तो 3 अनुपात मतलब 9/5, ये 9/5 है, और ये हो जाएगा कितना? 6/5। और अब आप चेक कर लो, देखो 15/5 3, तो पूरा तो 3 है और ये 9, तो मैं कह सकता हूं ADE कितना है? 9/5। और टोटल कितना माना था आपने? टोटल तो 5 है ABC, तो जवाब आ जाएगा 9/25। मजा आ गया क्या? मजा आ गया नहीं आ गया? पढ़ाई करो बस जोरदार वाली। नेक्स्ट करके दिखाओ। टाइम एंड वर्क से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर मैं आपको ट्राई करवाऊंगा। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पढ़ने के लिए समय दे रहा हूं, जो बना सकते हैं उस समय में बनाओ, जिन लोग नहीं बना सकते मैं सिखा रहा हूं, बस सिंपल लॉजिक है। समय शुरू कर रहा हूं, करिए 25 सेकेंड। बेटा फाउंडेशन बैच अभी ऑफर में चल रहा है, कल उसकी प्राइस बढ़ेगी, है ना। तो जिन बच्चों को लेना है वो ले सकते हो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखो कई बच्चों ने किया है। अब जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि देखो 3 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, काम को 10 दिनों में किया जा रहा है, तो ये कार्य क्षमता इंटू समय हो गया। जब एक पुरुष को एक लड़के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है।
बात समझ रहे हो? यानी कि एक पुरुष को एक लड़के द्वारा रिप्लेस किया जाए, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, एक पुरुष को एक लड़के द्वारा, यानी कि यहां पर अब 2 पुरुष हो जाएंगे और 4, सॉरी ये लड़के हैं ना, लड़के कर दो, लड़कों को बॉय मान रहा हूं ना, तो यहां पर 4 लड़के हो जाएंगे। अब काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में। ये किस स्टूडेंट ने बना ली थी इक्वेशन? क्योंकि मेन इक्वेशन यही है और दिमाग लगाने वाला खेल यही है कि जब आप एक लड़के को, एक पुरुष को एक लड़के में बदलते हो, यानी कि कहने का मतलब आपका साफ है कि एक पुरुष को, यानी कि एक पुरुष को हटा देते हो और एक लड़का बढ़ा देते हो। तो अब यहां देखो, आप देखो 30 आदमी 30 लड़के, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं वरना डायरेक्ट भी कर सकता हूं। तो 24 आदमी बराबर 48 लड़के। अभी जब इसको सॉल्व करोगे एफिशिएंसी, तो 18 लड़के बराबर 6 आदमी। तो आदमी और लड़कों की जो क्षमता आ रही है वो 3:1 आ रही है। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? तो ये कार्य क्षमता निकल कर आ चुकी है दोनों की। ये आदमी की अलग है भाई, लड़का एक की क्षमता से काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो काम कैसे निकालोगे? काम कैसे निकालोगे? काम कैसे निकालोगे? तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है काम कैसे निकालें। तो काम कैसे निकालते हैं सर? एफिशिएंसी इनटू टाइम से निकालते हैं। तो कार्य क्षमता क्या आ रही है? कार्य क्षमता देखो ये रही 3। अब आदमी की पता है 3 है, तो 3 3 9, लड़की की 1 है तो 9 और 3 12 इंटू 10। तो यहां पर जो एफिशिएंसी आ रही है 12 और 10 दिन में हो रहा था, तो 120 काम है। 2 पुरुष और 2 लड़के करते हैं, तो 2 पुरुष का मतलब 3 दूनी 6 और 2 लड़के का मतलब 2 एकम 2, तो 6 और 2 8। तो 8 की क्षमता से काम करना है 120, तो 15 दिन लगेंगे। जवाब आ गया 15 दिन। आप में से कितने विद्यार्थियों ने ये खुद बनाया है? जल्दी से बताओ। खुद बनाया सर, हमने ट्राई किया, हमसे बना। और जिनसे नहीं बना, बहुत सिंपल तरीका लेना है दोस्त, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं होगा। मैं एक एक चीज इसलिए भी तो समझा रहा हूं कि आप कभी गलती ना करो। क्वेश्चन में अच्छा क्या है सर? इसमें क्वेश्चन में अच्छा यही लाइन है कि जब एक पुरुष को एक लड़के से बदला जाता है, तो जैसे ही पुरुष को लड़के से बदला तो एक पुरुष तो कम हो गया और लड़का बढ़ गया। काम 12 दिन में हो रहा है। इनको सॉल्व किया, क्षमता निकाली, इससे हमने टोटल वर्क निकाला। और टोटल वर्क निकालकर 2 लड़के और 2 पुरुष और 2 लड़के हैं, तो एफिशिएंसी का भाग कर दिया। 15 दिन आंसर आ गया। अगला करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉफिट लॉस से लिया हुआ क्वेश्चन है, लाभ और हानि आपको निकालना है। तो मैं आपसे कहता हूं एक बार आप प्रश्न को पढ़ो, केवल पढ़ो। मेरी बात समझ लो दोस्त, मैं गलत नहीं कहूंगा कभी भी। केवल क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। पढ़ लोगे ना तो 50% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। विश्वास करो मेरे ऊपर यार, थोड़ा सा कर लो, मैं तो आपके लिए ही काम कर रहा हूं। ठीक है, चलिए करके दिखाओ एक बार, चलो करो। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा ना? देखो अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन का मतलब बताता रहता हूं। देखो, रहीम ने 20 किलोग्राम संतरे 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लिए। उन्हें 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, यानी कि 45 की दर से खरीदा है और 54 के हिसाब से बेचा है। इस दौरान 1.5 किलोग्राम संतरे खराब भी तो हो गए, अच्छी बात है। और उसने खराब हुए संतरों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, यानी कि खराब भी उसने वेस्ट नहीं करे। तो लाभ और हानि निकालनी है। भाई देखो, लाभ और हानि 2 चीजों पर निर्भर करती है कि आपका क्रय मूल्य कितना पड़ा, मतलब कुल मिलाकर आपकी लागत कितनी हुई, यानी कि कुल मिलाकर आपकी कॉस्टिंग कितनी आई। और जब आपने बेचा तो उस समय आपने पैसा कितना बनाया। दोनों चीजें क्लियर हैं क्या भाई? दोनों चीजें क्लियर हैं, तब तो मैं आगे बताऊं आपको बातें।
बोले सर बिल्कुल क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर बात करता हूं। 20 किलोग्राम 45 के भाव में, तो ये तो खरीद के लाए हो ना आप, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा इसके अंदर। और कुल मिलाकर आपने 900 रुपए अपने जेब से खर्चा कर दिए। इसके अलावा कोई खर्चा किया क्या आपने? नहीं, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं करा। जो खर्चा है वो ये हो गया बस। अब बेचने में क्या क्या लगाना पड़ा? तिगड़म बेचने में लगानी पड़ी। तो 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूं, कितने किलोग्राम बेचे होंगे उसने? सर जी 18.5 किलोग्राम। 18.5 किलोग्राम संतरों को 54 रुपए के हिसाब से बेचा होगा। बाकी जो 1.5 किलोग्राम संतरे हैं उसने 10 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचा होगा। मैंने ये जो लाइन लिखी है, आप में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। भाई है तो फिर मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं है तो तुम्हारे समझ में आ रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। भाई मैंने ये देखो, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहां तो आपने 20 किलोग्राम 45 रुपए की दर से खरीद लिया, मस्त। तो आप क्या दिक्कत है आपको? लेकिन बेचने में दिक्कत है। बेचने में बेचा 54 के हिसाब से, लेकिन 1.5 किलोग्राम खराब भी तो हो गए। तो सही सही तो आपने बेच दिए 54 के हिसाब से, और जो खराब हुए वो बेचे आपने 10 रुपए किलोग्राम के हिसाब से। कहानी जरा सुनते हैं अब आपकी। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं 36 37/2, यानी कि 37 गुणा 27। भाई 37/2, 2 से काटा 27 बार, ये हो गया 37, और ये हो गया सर 15। मैं ये प्लस 15, मैं गुणा करना जानता हूं। मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा। तो मैं जानता हूं सर 37 × 3 111 होता है। 111 × 9 हो जाएगा 999। वेरी गुड यार, ये बढ़िया सोचा आपने। 999 प्लस 15 हो जाएगा कितना? 1009 और 5 1014। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। लाभ हो रहा है 114 का। लाभ होगा क्रय मूल्य के सापेक्ष में। 114 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य के सापेक्ष में है, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी भाई। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 38/3। ए ऑप्शन आंसर आ रहा है। मैंने जैसे समझाया आप लोगों को समझ में आया क्या? भाई डाउट नहीं रहना चाहिए। चाहे मैं क्लास में आपको 10 क्वेश्चन ही कराऊं या 15 कराऊं, लेकिन ऐसे कराना चाहता हूं कि वो दिमाग में छप गए। इसी को ही इंडिया का बेस्ट एनालिसिस कहेंगे हम। आपको डाउट तो नहीं है बेटू? अगर है तो मेरे को बोलो, नहीं है तो बोलो सर मजा आ गया, क्लियर हो गया, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे ना। चलिए, ये कैलकुलेशन जो मैं सिखा रहा हूं ये काम की कैलकुलेशन है। जैसे 37 से मैंने 3 ले लिया इससे, तो यहां 9 रह गया। ये 111 × 9 करना आसान हो गया। 15 का 15 जोड़ दिया। ठीक है, ये एक तरीका है मेरे हिसाब से, आप इसको एक बार देख लो। सर दूसरा मेथड भी बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे यार, दूसरा मेथड क्यों नहीं बताएंगे। मेथड नंबर 2। तैयार हैं आप सभी? चलो दूसरा मेथड के ऊपर आ रहा हूं। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। मैं आपसे कहता हूं कि अगर 20 किलोग्राम संतरे का हिसाब किताब हम कर रहे हैं और 45 रुपए के हिसाब से आप खरीद रहे हैं और कोई भी संतरा नहीं खराब होता, तो 54 के हिसाब से आप बेचते। ये दूसरा मेथड थोड़ा दिमाग वाला है और पेन कम चलाना है। दिमाग वाला क्वेश्चन है और पेन कम चलाना है तरीका, दूसरा वाला जो मेथड है। तो आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज पहला ओके है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि पर किलोग्राम 9 रुपए का फायदा हो रहा है। 1 किलोग्राम पर 9 रुपए का फायदा है। बोलिए, 1 किलोग्राम पर 9 रुपए का फायदा है। बोलिए, बोलिए ना। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 1 किलोग्राम पर 9 रुपए का फायदा है, लेकिन 1.5 किलोग्राम खराब हो गया। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, 1.5 किलोग्राम खराब होने पर तो जो फायदा होगा वो 18.5 किलोग्राम पर ही होगा। तो 18.5 किलोग्राम पर होगा, तो 9 पड़म 45 और 9 8 72 और 4 76, 9 एकम 9 और 7 16। बोलिए भाई, आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या? भाई 1 किलोग्राम पर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैं तो ये मान के चलता हूं 1 किलोग्राम पर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 18.5 किलोग्राम मैंने उसी दाम पर बेचा, तो मेरे को 18.5 गुणा 9 रुपए का प्रॉफिट करूंगा तो इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसका 9 पड़म 45, कैरी आया 4, 9 8 72 और 4 76 का 6 7 9 और 7 16, 166.5 रुपए मैं अभी प्रॉफिट में बनाकर बैठा हूं।
किसी को कोई समस्या नहीं। आपको पता होगा कि 1.5 किलोग्राम जो बचा हुआ माल था वो 10 रुपए के हिसाब से बेचा, तो यहां 1 किलोग्राम पर कितना लॉस हो गया? 35 रुपए का लॉस है। तो 1.5 किलोग्राम पर कितना लॉस होगा? तो 15 5 75 और 15 तिया 45 और 7, 45 और 7 हो गया 52। तो यहां मैं ये कहूंगा क्या आपसे, इसमें से इसको घटा दो। तो ये क्योंकि ये तो लॉस है ना, तो ये जब घटाओगे तो 114 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा और 900 रुपए पर आ जाएगा, क्योंकि सीपी तो तुरंत निकाल लिया था हम लोगों ने। सही तरीका है, बुरा तरीका नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ क्लियर है। तो जैसा आपको ठीक लगे, वो थोड़ा अलग लेवल है, आप सोच सकते हो उसके बारे में। सर 18.5 कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ो वैभव, क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं टाइम देता हूं, क्वेश्चन पढ़ा करो आप, है ना। यहां क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1.5 किलोग्राम खराब हो जाते हैं, ये पढ़ोगे तो 20 में से 1.5 खराब हो जाएंगे, तो 18.5 ही बचेगा। पढ़ोगे नहीं तो फिर नहीं समझ में आ पाएगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करके दिखाओगे पक्का? तो मैं आपको ये देता हूं कि आप क्वेश्चन को फिर पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ते रहो। मैं क्या कह रहा हूं, सब सीख जाओगे, ये गारंटी है। शुरुआती दिनों में आपको तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप मतलब मजा आ जाएगा आपको। ये आपके सामने प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मुझे इसका, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, मैं उसके लिए आपको 35 सेकंड दे रहा हूं, बस पढ़ना है रियल में। मेरी बातें सुन लिया करो भाई। अब देखो 35 सेकंड हो गए अपने। अब देखो क्वेश्चन, देखो जरा, देखो तो सही। ए और बी ने समान अवधि के लिए समान धनराशि उधार ले ली। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने क्या किया, पैसा भी सेम ले लिया और राशि भी सेम ले ली और टाइम भी सेम है, ठीक है। ए ने तो क्या किया, 8% के साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, और बी ने अर्धवार्षिक 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ले लिया। एक साल के अंत में बी के ब्याज और ए के ब्याज का अनुपात, मैं कहता हूं कि 100% स्टूडेंट इसमें अटकेंगे। ये परेशान करेगा, 100% स्टूडेंट को परेशान करेगा और ये दोबारा भी आएगा। तो अब मेरा पहला प्रश्न क्या है, आप ए की बात करो, मेरे से पहले ए की बात करो। तो बेटू ये बताओ, ए का प्रिंसिपल अगर मैं पी मान रहा हूं, ये मेरा मूलधन है, तो दर कितनी है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी पढ़कर बताओ। 8% है सर। ओके थैंक यू भाई। समय बोले सर 1 साल, 1 साल के अंत में बोल रहा है, तो समय 1 साल, अच्छी बात है। अच्छा ब्याज कैसे निकाल रहे हो? बोले सर साधारण ब्याज है, सिंपल सा, ठीक है। अब आते हैं बी के ऊपर, अब आएगा मजा, असली मजा। अच्छा प्रिंसिपल क्या है? पी है। समय कितना है? 1 साल। तो अगर अर्धवार्षिक निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 साल। मैं पूछूंगा दर कितनी है? अब फंस गए तुम, अब सब फंसोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। आप में से कई सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं समझ पाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। दर क्या है? एग्जैक्टली। जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर दर को आधा कर दो, गधा है वो। दर आधी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रश्न को पढ़ो ना, अर्धवार्षिक 5% की दर से, अर्धवार्षिक 5% की दर से, अर्धवार्षिक। अच्छा सर, अच्छा अच्छा समझ गए, यानी कि दर पहले से ही 5% है। यस, मजा आया? ये है क्वालिटी। अब मैं ये जो समझा रहा हूं ना, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि यार ये चीज
क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ में आती है भाई, आप इनको किसी थ्योरी में नहीं सिखा सकते हो, ये क्वेश्चन की काबिलियत है। आइएगा, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहां के जो ब्याज आ रहा है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा सर 8%, क्या होता है भाई, रेट इनटू टाइम होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा सर 5 है, 2 साल के लिए लगा दूंगा भाई, यही तो लगाते हैं, जब 5% की दर है 2 साल के लिए लगाना है तो 10.25%, तो 10.25% को और क्या लिख सकते हो, 10 सही 1/4, 41/4। तो भाई साहब देखो कहानी खत्म। अब दोनों के साधारण ब्याज का अनुपात निकाल लो, तो 8 यहां आ रहा है मेरा अनुपात, 41/4 यहां आ रहा है, तो 4 इधर चला गया, 32:41। मेरे दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, वाकई में मजा आया नहीं आया, दिल से बताया करो। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बता रहा हूं, ये बहुत काम आने वाली है भाई, ये गारंटी है मेरी। क्वेश्चन कैसा लगा? अब इस क्वेश्चन को स्टार मैंने पहले ही बना दिया था आपके लिए, क्योंकि वाकई में क्वेश्चन में दम है, क्योंकि इस छोटी सी लाइन की वजह से आप गलती भी करते, टाइम भी वेस्ट करते पेपर में। हाँ या ना? सही कह रहे हो सर, और हुआ है बच्चों का, बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था इस क्वेश्चन में, छोटी सी बात है बस। ओके, क्लियर है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, अब पक्का प्रॉमिस, डन है। आगे चलिए, ये लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करें, मैं सिर्फ आपको समय देता हूं क्वेश्चन को पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ो मेरे दोस्तों, हाँ चाहे तुम ले लो 30 सेकंड, 30 सेकंड में क्वेश्चन को बस पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ लो, आराम आराम से, आराम आराम से पढ़ लो। प्रॉमिस करता हूं कि जिंदगी में गलत नहीं होगा आने वाले समय में। ये लो भैया, करके दिखाना एक बार, आराम से ना। आंसर देख लो, आंसर पूछा बी का ब्याज और ए का ब्याज, उल्टा करना पड़ेगा भाई, है ना। यहां भी देखो, अब आंसर मैं निकाल भी देता तो मेरा भी गलती हो जाती। कितना होशियार है, बी का ब्याज पहले लेना है, तो ये हमने क्या किया था, ये ए का और बी का किया था ना, तो बी का पहले लेना है। ये भी गलती हो जाती, रियल बात है ये, मैं भी करके बैठ जाता गलती। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं दोबारा समय देता हूं, है ना। मेरे को फंसा दिया इसने। चलो एक इमारत में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है। बेटा अब देखो, अब यहाँ तैयारी कर रहे हो ना आप, तो है ना, आप इन क्वेश्चनों में टाइम दिया करो, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको समझ में भी नहीं आएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है भाई एक खिड़की जो है वो जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मैंने कहा भाई ये जमीन है मेरी, ये जमीन है, और इस जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। ठीक है, खिड़की से जमीन पर एक बिंदु P का अवनमन कोण दे रखा है, तो मैंने 10 मीटर की ऊंचाई पर मानी है, और खिड़की से जमीन पर एक बिंदु P है, उसका अवनमन कोण दे रखा है, तो उन्नयन कोण भी वही होगा, क्योंकि जेड बन जाता है ना, तो वो 30 डिग्री है, मान के चलो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इमारत की शीर्ष ये रहा, और ये बिंदु P है, तो जब ऊपर की तरफ जब जाएगा तो एंगल तो बढ़ेगा, तो 30 से एंगल कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 हो गया। तो जवाब पूछा गया कि इमारत की ऊंचाई कितनी है। अब मैं बताता हूं, मैजिकल ट्रायंगल मैंने पढ़ाया है आपको। मैं आपसे कहता हूं कि 30 डिग्री के सामने अगर 10 है ना, तो 60 डिग्री ये वाला हो जाएगा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, 10√3। ये 10√3 हमेशा कॉमन रहेगा, क्योंकि बेस तो कॉमन है। तो अगर ये पूरा 60 है बड़े वाला एंगल,
तो ऊपर वाला 30 हो जाएगा, और 30 डिग्री के सामने अगर 10√3 है तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 10√3 का √3 गुना, यानी कि 30, यानी कि 30 हो गया। तो अगर आपसे इमारत की ऊंचाई पूछी जाए तो 30 हो जाएगी। आंसर होगा 30। और अगर यह पूछा जाए कि भैया उस खिड़की से कितनी ऊंचाई पर है शीर्ष, तो आंसर होगा 20। खिड़की से कितनी ऊंचाई पर है, दो आंसर बन सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। हाँ, क्लियर है? चलो वेरी गुड। अगला करके दिखाओगे? करके दिखाओ। चलो अच्छे से करना है ना, गलती मत करना। क्वेश्चन बड़ा ही क्लासिक रहेगा, और आपने अगर क्वेश्चन को जज कर लिया तो मैं मान जाऊंगा, नहीं कर पाए तो बस क्वेश्चन पढ़ो, बस क्वेश्चन को पढ़ो, विश्वास रखो, सीखोगे तो सही। 30 सेकेंड्स। आराम से डायग्राम बनाओ, चीजें सीखो तो सही। आओ सर, नहीं आता है, बहुत दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। ओ केंद्र वाला एक व्रत, तो सबसे पहले चलो मैंने व्रत बनाया। आप मेरी तरह मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करके देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो ओ केंद्र वाला व्रत बनाया जैसा कि आपने बनाया सर, कि बाहर एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा। अच्छा बाहर कोई बिंदु भी है? हाँ हाँ चलो ठीक है, स्पर्श रेखा भी है, अच्छा ठीक है भाई। क्या नाम है उसका? PT है सर। अब ये बताओ, जब स्पर्श रेखा होती है तो स्पर्श रेखा तो स्पर्श तो करेगी। ये बात तो बहुत बढ़िया बताई सर आपने, यही तो है ना भाई, मेरे यहाँ पूरा ज्ञान मिलेगा आपको इस चीज का कि भाई स्पर्श रेखा है तो स्पर्श तो करेगी। PT व्रत को Q पर स्पर्श करती है। अच्छा, यानी कि ये और बात है कि Q पर स्पर्श कर रही है, हाँ तो स्पर्श रेखा बड़ी होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यानी कि स्पर्श रेखा बड़ी है, PT है, लेकिन करती Q पर स्पर्श है। और PQ भी दे दिया, ये भी बहुत बढ़िया काम किया इसने यार। व्रत का व्यास भी पता है, ये भी बहुत बढ़िया काम किया, तो रेडियस भी आ जाएगी 16। तो OP बता दो। अल्लाह, अब यहां प्रॉपर्टी आती है क्या कि स्पर्श रेखा हमेशा व्रत की त्रिज्या से 90 डिग्री बनाती है। लिख लो, स्पर्श रेखा व्रत की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। तो अब क्वेश्चन क्या बचा? क्वेश्चन कुछ नहीं बचा सर जी। देखो ये अगर 16 है, ये 30 है, तो मैं भी जानता हूँ 90 डिग्री के सामने 8, 15, 17, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है 34 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 34? सर वो पाइथागोरस प्रमेय सुना है आपने, उसी से हो जाएगा, जहाँ पर हम PO का स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो वह OQ का स्क्वायर प्लस वो QP का स्क्वायर हो जाता है। जिनको नहीं पता उनके लिए यह बेसिक तरीका है, जिनको पता है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई अब ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 8, 15, 17, और ये उसी का दुगना है। 8 हो गया 16, 15 हो गया 30, तो हो जाएगा 34। मजा आ रहा है? बस मैं यही जानना चाहता हूं कि वास्तव में अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो ना, कहना ना पड़े बस। तुम मेरे से जो मांगोगे मैं वो दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, रेगुलरिटी चाहता हूँ, ईमानदारी चाहता हूँ तुम लोगों से। फिर मेरे से भी तो उम्मीद रखोगे ना आप यार। मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तो खड़ा रहूँगा ना, तुम्हारे इंतजार में। तुम आओ, पढ़ो, सीखो। अभी देखो कल भी यही होगा, PYQ एनालिसिस, फिर उसके बाद अगले दिन गुरुवार को टॉपिक शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आपसे जो उम्मीद है उस उम्मीद को बरकरार रखना, क्योंकि चीज़ें आप करोगे, सिलेक्शन आप ही लोगे, नौकरी आपकी लगेगी, ये बात ध्यान रखो। ये लीजिए, क्लियर है भाई? समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं क्या छोड़ दूंगा यहाँ पर? नहीं, वो ऐसा काम ही नहीं कर रहा ना मैं। अब यहाँ लिखो सर इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट, जरूरी है
जो बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है उसको इसकी जानकारी इतनी जरूरी है जैसे कि पेपर का फॉर्म भरना। क्यों? क्योंकि अगर मैथ में ट्रिपलेट नहीं पता तो समझो बहुत पीछे रह जाओगे। ये आधार कहते हैं, ये लंब कहते हैं, ये कर्ण कहते हैं। आधार को हिंदी इंग्लिश में बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए फेमस है क्योंकि इसी के अंदर ही पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कहती है। और इसी चीज को जो सेटिस्फाई करता है 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी कहलाती है, उसको कर्ण बोलते हैं। चलिए, तो कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट आप लोगों तक आ रहे हैं, 3 4 5। इनमें आप गुणा कर करके इनको कितने भी बना सकते हो। तो देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, ठीक है, 20 21 29, 119 120 169, 48 55 73, 28 45 53 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे बनते हैं। सर जीके के लिए कुछ अच्छे तरीके बताइए। बेटा जीके के लिए अच्छे तरीके आपको भवानी सर बता रहे हैं ना, सुबह 8 बजे क्लास चलती है, फ्री क्लास। आप देखते नहीं होगे, मुझे पता है ना, तभी तो आपका ये डाउट ही आ रहा है। हाँ, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं और हमेशा लगेंगे, ठीक है। हाँ, एक 7 24 25 और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए। सर क्या हम इनको रट लें? बेटा बिल्कुल रट लो, एक भी नहीं छूटना है इनमें से, ठीक है। हाँ सर, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। चलो, एक बच्चे ने पूछा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ क्या कहते हैं डिप्रेशन। बेटा कोई नहीं है, दोनों बराबर होते हैं, बट देखने का नजरिया है। जैसे कि अगर आप यहां पर खड़े हो, अगर आप यहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो आप, और कोई ऑब्जेक्ट यहां है, तो आप जब देखोगे तो ये आपकी लाइन होगी। ये कौन सी लाइन है? जिसके मेजर कर रहे हो, और लाइन को आप नजरें ऐसे झुका कर देखोगे तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। और यहीं ऑब्जेक्ट अगर आपको देख रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे देख रहा है आपको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखो एक और चीज बताऊं, लाइन ऑफ साइट दोनों की बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। देखने का जो साइट है वो दोनों की बराबर रहेगी। और ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि एकांतर कोण बनाते हैं, अल्टरनेटिव एंगल बनाते हैं। देयर इज डिटेल डिस्कशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट दोनों ही इक्वल होते हैं। अच्छी बात ये है। हाँ, नेक्स्ट करिए। 301 से 399 तक गिनती में जो अंक 3 है वो कितनी बार आता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। अब इसमें क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, बस दिमाग लगाना है। तो मैं चाहूंगा 35 सेकंड में करो। सर मेरे बेसिक क्लियर नहीं है। देखो बेटा, बेसिक क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर भी मैं कहता हूं अब अभी भी आपके पास टाइम है, आप बेसिक कर सकते हैं। मेरे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ो, कोई पाप नहीं कर रहे हो बेटा। उस बैच में जो क्वालिटी है वो आप लोगों को भी पता है, लेकिन बस आप जुड़ना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना सिलेक्शन बिना पढ़े नहीं होगा। तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाना है ना।
आया क्या सर? गिनती नहीं गिन पा रहे हम तो, क्या करें? तो बेटा देखो 3 अंक लेना है अपन को। कितनी बार आया? कई बच्चे तो कर ही नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ, क्या 301 भी लेना है, 399 भी लेना है? तो जवाब होगा यस। यस, 301 व 399 दोनों इंक्लूड हैं, दोनों इंक्लूड हैं। और ये भी पढ़कर ही बता रहा हूं, ऐसे नहीं है मर्जी से बता रहा हूं मैं। दोनों इंक्लूड क्यों हैं बताओ? पूछ रहा हूं तुम लोगों से, थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं तुम लोगों को कि ये बताओ दोनों इंक्लूड क्यों हैं। 301 में 3, 399 में 3 है, दोनों इंक्लूड है। मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं मैं? इसलिए एक एक चीज पे ध्यान देना, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 301 से 399 तक, यानी कि से और तक दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों इंक्लूड है। से और तक लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों इंक्लूड है। वेरी गुड। अगर ऐसे लिखा होता 301 व 399 के बीच, तब दोनों इंक्लूड होते? नहीं होते। एक एक चीज पे ध्यान रखो, तो दोनों इंक्लूड नहीं होते, तो इंक्लूड नहीं होते। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं करा है मैंने, अभी तो आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आप लोगों को पता नहीं है। अगर बीच में बिटवीन लिखा होता, हां चलिए क्लियर है? हां आइए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, मुद्दे की बात पर आ जाएं। अब आ जाओ सर। अब यहां पर 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है? इकाई का अंक भी होता है, दहाई का अंक भी होता है। मैं जो ये तरीका बता रहा हूं ना, अब ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं, और इसके बाद देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अभी इसी के ऊपर, मजा हो जाएगा, मजा। ठीक है आइए। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक कितने हैं सर? देखो मुझे लगता है इकाई का अंक हो जाएगा 3, 303, 313, 303, 313, 323, 333 और 343, 343, 353। ठीक है ना? मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, चिंता ना करो, मैं इकाई अंक ले रहा हूँ केवल अभी तो। 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383 और 393, और थोड़ी है नहीं। तो मैं केवल किस पर फोकस करूंगा? इकाई अंक पर, क्योंकि मैंने इकाई अंक पर ध्यान दिया है केवल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इकाई अंक कितने आ गए? 10 आ गए। तो इकाई अंक पर जो 3 आ रहा है वो 10 बार आ रहा है केवल। कोई टेंशन तो नहीं है भाई आप लोगों को? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीज अब मैं बताऊंगा उसके ऊपर मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद आपकी टेंशन खत्म कर दूंगा। और बताओ, अच्छा मैं दहाई अंक पर बात करूं तो दहाई अंक पर कहां से शुरू करोगे आप? सर 330 से। 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339। 340 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अरे दहाई अंक की बात कर रहा हूं ना, तो दहाई अंक तो बीच वाला होता है, तभी तो बीच में ले रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी 10 हो गए सर। कोई टेंशन यहां तक आपको? बोले सब बिल्कुल भी नहीं है, मजा आ गया उल्टा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? आ जाओ। हाँ अब आते हैं सैकड़े के ऊपर। सैकड़े, तो सैकड़ा कहां से शुरू करोगे? 301 से, क्योंकि 301 लेना है। तो मैं कहता हूं 301 से कहां तक? 399 तक टोटल। तो नंबर कैसे निकालोगे? अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या
प्लस का 1, n बराबर हो गया सर जी 100, क्योंकि सॉरी 100 क्या 99, 99 कैसे, 398 प्लस एक 99, यहाँ से 98 बचा और एक 99, तो n बराबर हो गया 99। तो ये कितनी संख्या अंक आ रहे हैं, 99 बार आ रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर कितना हो जाएगा 119, ये आंसर 119। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो सर आप क्या कहना चाह रहे थे, आप ये बताओ। मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अब मुझे बताओ 401 से 499 तक अंक 4 कितनी बार आएगा? 119 बार। 501 से 599 तक अंक 5 कितनी बार आएगा? 119 बार। 601 से 699 तक अंक 6 कितनी बार आएगा? 119 बार। 701 से 799 तक सभी का आंसर यही बनेगा। बार बार थोड़ी निकालोगे यार, एक बार ढंग से समझ लिया तो हो गया काम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मजे आ गए क्या? अरे आ गए होंगे यार, मेहनत तो कर रहे हैं यार। तो 121 वाले सब ध्वस्त हो गए। चलिए अगला करेंगे, है ना? अगला करो चलो। प्रॉफिट लॉस का ही है क्या? हाँ प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है लगभग। एक बार आप ट्राई करिए, और ट्राई क्या करिए, क्वेश्चन पढ़ो बस, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पढ़ो बस, मजा आ जाएगा, गारंटी देते हैं अपन को। ये लो करके दिखाओ। आराम से करना, अच्छा क्वेश्चन है ना। पढ़ लिया भाई? अब पढ़ते ही क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। एक दुकानदार ने 70,000 रुपये में खरीदी एक मशीन, 5,000 रुपये ऊपरी व्यय के रूप में खर्च किया। तो समझ गए आप कि 70,000 की मशीन है, 5,000 रुपये का ऊपर का खर्चा, ऊपर का खर्चा समझते हो क्या? ऊपर का खर्चा मतलब हो गया 75,000 रुपये टोटल हो गया ना भाई, 75,000 रुपये आपके लग गए भैया। चलो ऊपर का खर्चा हो गया ना, तो 5,000 भी तो आपकी जेब से लगे हैं। यदि मशीन को 15% कम पर खरीदता तो यानी कि वो 70,000 की बजाय कितने में खरीदता? 10,500 रुपये कम में। 10,500 रुपये कम में यानी कि 59,500 में खरीदता। अरे दिमाग लगाओ ना, 15% कितना होता है? तो 70,000 का 15% अगर निकालते हो तो भैया ये आ रहा है 10,500। तो अगर मैं 70,000 में से 10,000 घटाऊंगा तो 60,000, और 500 घटाऊंगा तो 59,500 रुपये में खरीदता, तो उसे 15% का लाभ होता। तो 5,000 रुपये तो फिर भी हो रहे थे भाई। 5,000 रुपये जो ऊपर खर्चा है वो तो होगा ही होगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है अपन को। तो टोटल कितना बैठ रहा है? 64,500। तो 64,500 रुपये में बैठता। अगर वो इतने कम में खरीदता तो 5,000 तो वैसे भी, और फिर उसके ऊपर 15% का लाभ, तो 64,500 का 15% यानी कि 115 निकाल लो। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई साहब, मान गए बात आपकी। तो आंसर आएगा 645 गुणा 115। अब मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है। पहली बात तो 5 से विभाजित होना चाहिए, बोले सर सारे के सारे ही हैं। दूसरी बात 23 से होना चाहिए। क्या ये 23 से जा रहा है? अरे नहीं जा रहा। क्या ये 23 से जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या ये 23 से जा रहा है? तो बस एक में, किसी एक में भाग दे लो महाराज, इसमें दे लो या इसमें दे लो। मैं इसमें दे रहा हूं कि 23 तिया 69, 23 तिया 69, बचे कितने? 5। 23 दूनी 46, बचे कितने? 5। 23 दूनी 46, बचे 11। 23 ये जा रहा है, आंसर यही है। अरे यही आंसर है, यही आंसर है। तो ऐसे करना है, क्वेश्चन में डाउट ही नहीं होना चाहिए। सर 70,000 का क्या हुआ? बेटा कोई काम नहीं है इसका,
केवल कम करने के लिए बोला, हमने कम कर दिया, इतना रुपए कम कर दिया, फिर 5,000 तो लग ही रहे हैं, इतने में पड़ी और उसका लाभ होना चाहिए, हो गया काम। बस। हाँ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना, ये क्वेश्चन बढ़िया और है, रिपीट और होगा ये लो स्टार बना दिया मैंने इस पर। सर मेरे पास स्टेट वाला जाती है, नहीं नहीं सेंट्रल वाला बनवाइए, है ना, सेंट्रल वाला बनवाइए। देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाता है पेपर में तो कैसे करेंगे, ये सारा अनुपात दिया हुआ है, तो यहां हम देखेंगे सर a प्लस बी को क्या मैं 6k लिख सकता हूं, हाँ, b प्लस सी को क्या मैं 7k लिख सकता हूं, और c प्लस a को क्या मैं 8k लिख सकता हूं, हाँ। क्यों? क्योंकि इनका संगत अनुपात है ना, ये तो बराबर बराबर क्यों कर पाए, क्योंकि मैंने k मान लिया। सही है सर। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो कितना आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है सर 2 गुना a प्लस बी प्लस सी, 15 और 6 21k, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया सर 21/2k। सर ये आ रहा है हमारा, तो मैंने कहा यार क्वेश्चन में तो 14 दे रखा है, तो बस सर 21k/2 को 14 के बराबर करने पर, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो ये हो गया सर जी 4/3। तो k की जो वैल्यू आ गई 4/3 आ गई। अब जब k की वैल्यू 4/3 आ गई तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 8, 4/3 आ गई तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 28/3, और ये कितना हो जाएगा 32/3। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बोले सर काई की समस्या। अच्छा c का मान निकालो, तो c का मान निकालने के लिए a प्लस बी का मान 8 घटा दो बस, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो c का मान निकालना चाहते हो तो a प्लस बी की वैल्यू घटा दो, 8 घटा दो 6। दोस्तों मजा आ गया क्या? हाँ चलिए, सेशन कैसा लगा सच्ची सच्ची बताना। अब 15 क्वेश्चन ये भी कर लो, चलो ये भी करो, निपटा लो हाथ के हाथ ही। एक संख्या का 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। एक संख्या को x मान लो, उसका 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। आप में से कई बच्चे इसमें भी गलती कर जाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि भाई चीजें बहुत प्यारी हैं दोस्त। समझने वाला बच्चा हो ना तो इतनी चीजें समझाने की हैं कि उसका भी दिल खुश हो जाए, हमारा भी दिल खुश हो जाए, बस खेल खत्म करो। तो सर जी x² बराबर 240 गुणा 15, x² बराबर 15 चौके 60, 15 दूनी 3600, तो x बराबर हो गया 60, तो संख्या वो हो गई 60। दोस्तों सच बताना सेशन कैसा लगा, दिल से बताना भाइयों। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करूं उतनी कम है, लेकिन आप भी मेरे लिए करो मेहनत। कैसी मेहनत करवानी है? रेगुलर आओ यार, पढ़ाई करो यार। भाई यहाँ आप लोगों का भला केवल एक ही आदमी चाहेगा अभी पढ़ाई के दौरान, माँ बाप को भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, और दोस्त तो चाहेगा ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि दोस्त आपको सही सलाह दे देगा, नहीं, केवल और केवल आप खुद और आपका टीचर, वही सही सलाह दे सकता है इस समय। और टीचर भी आजकल बहुत सारे हो गए हैं, वो यूं कहते हैं भाई हमारे से हो जाएगा, हमारे से हो जाएगा, हमारे से हो जाएगा, लेकिन कराता कोई नहीं है। मैं करवा रहा हूं, मैंने इनिशिएटिव लिया है, मैं करवाऊंगा, बस रेगुलर रहो। सर आप कैसे करवा सकते हो? क्योंकि मैं करवा चुका हूं, पहले बहुत बच्चों का करवा चुका हूं, ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूं, ठीक है। आगे आगे जब कल आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन कल करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक एक चीज को अच्छे से समझाना मेरा काम है। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप बेसिक पढ़ सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो बैच भी ले सकते हो, आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सेशन को लाइक और शेयर करो जिससे कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपका काम है। आप लोगों के लिए फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, आप इसको ऑफर प्राइस में ले लेना, 3 दिन का ऑफर है बस। अभी मैंने ये अलग से इवेंट नहीं करा क्योंकि हल्ला मचाने की आदत नहीं है,
तो आप लोग ले लीजिएगा इसको, ये बुक अवेलेबल हो चुकी है फ्लिपकार्ट पर, ठीक है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी, और डायरेक्ट भी आप फ्लिपकार्ट पर लिख सकते हैं, रेलवे मैथ्स बुक बाई साहिल सर, ठीक है। ये प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों को बनवा रखी है, तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, भवानी सर की, आकाश सर की और मेरी, अब की बार एनटीपीसी पार, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 2 बजे, 2 बजे आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, सभी टीचर्स की। टेलीग्राम ऑथेंटिक ही ज्वाइन करना, फर्जी टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन कर लेना, एक बार लिंक भी चेक कर लेना, जिस भी टेलीग्राम को ज्वाइन करने जाओ लिंक चेक कर लेना, साहिल मैथ्स की लिंक होनी चाहिए, साहिल मैथ्स की, ठीक है ना, ऐसी टेलीग्राम की लिंक होनी चाहिए, नाम ये होना चाहिए। इसी प्रकार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल पर भी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल ये लिंक होनी चाहिए, केवल उन्हीं चैनल्स को ज्वाइन करना, ये हमारे ऑथेंटिक चैनल्स हैं। 11 बजे आप लोगों को पूरी प्लानिंग मैं डेली बता रहा हूं, ये इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, कल तो यही एनालिसिस चलेगा और परसों से फिर नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है। सब कुछ मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ई बुक वी बुक के अपडेट के लिए। कोर्सेस आपको एप्लीकेशन इस पर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको उस पर मिलेंगी। एप्लीकेशन पर जुड़ जाना क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, जहां पर आपको बेस्ट बैचेस मिल रहे हैं। और ये ऑफर बेटा एंड होने वाला है, ऑफर ये कल एंड हो जाएगा, यानी कि 25 तारीख को रात को 12 बजे, 25 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है, जिसमें हमने जो कॉस्टिंग कम कर रखी थी वो सारे बैचेस की, जैसे कि मैथ फाउंडेशन बैच सस्ता दे रहे थे हम लोग, अब वो ऑफर एंड होने जा रहा है 25 तारीख को, 25 को। तो आप जो बच्चे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करके पढ़ाई करो अपनी, बढ़िया रिकॉर्डेड बैच है, लाइव भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आरआरबी ले लेते हो तो सब कुछ है। अब आरआरबी में क्या क्या है, सारी सब्जेक्ट के फाउंडेशन, एटीएम बैच, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। हाँ, आरआरबी बैच में भवानी सर वाला फाउंडेशन नहीं, हरीश सर वाला फाउंडेशन है ना, ये बता रहा हूँ मैं जीके का। तो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आप जाइए और हमारे साथ जुड़िए, तगड़ी वाली तेरी, मज़ा आ जाएगा आपको। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पेड कोर्स में चले जाना और बैचेस को सेलेक्ट कर लेना, जो आपको चाहिए वो ले लो बस, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत आए तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, 10 बजे से 6 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। भैया लाइक करो, अगर कोई डाउट आ रहा है फॉरम से रिलेटेड तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी 3 बजे भी मिलूंगा मैं आपको। हाँ, क्या बोल रहे थे आप बताओ। सर हम एससी कैटेगरी में आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल सर्टिफिकेट ही लगेगा भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।